गांव की शांत वादियों में बसा माया कॉटेज और उसका मकान नंबर 804। ये रोहन और उसकी फैमिली के लिए एक नई शुरुआत थी। रोहन, रात के 11 बज चुके हैं और तुम अब भी उस लैपटॉप के आगे बैठे हो। अब बस भी करो। आरव भी कब का सो गया है। हाँ, बस चलता हूँ। जानते हो, आरव आज बहुत खुश था। उसे हमारा नया घर बहुत पसंद आया है। तो इस घर को सजाया किसने है? अब तुम्हारे जैसी होनहार इंटीरियर डिजाइनर हो तो घर तो चमकेगा ही ना। बस एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि तुमने इस रेडियो को यहाँ क्यों रखा है? लिविंग रूम के केंद्र में रखी मेज पर एक पुराना एंटीक रेडियो रखा था। तुम जानते हो ना, मुझे एंटीक चीजों का कितना शौक है। जब मैंने ये रेडियो घर के स्टोर रूम में देखा, तभी मन बना लिया था कि ये तो मेरे घर के सेंटर टेबल पे रहेगा। अच्छा, ठीक है, अब चलो, मेरा काम हो गया। रोहन जैसे ही सोफे से उठा, तभी टेबल पर रखे रेडियो के डायल में एक मध्यम नारंगी रोशनी जलती है और उसमें से आवाज आती है। रोहन और श्रुति दोनों चौंक कर रेडियो की तरफ देखते हैं। श्रुति, तुमने इसे ऑन कैसे किया? और ये चल कैसे रहा है? इसमें तो पावर कॉर्ड भी नहीं है। नहीं रोहन, मैंने कुछ नहीं किया। पता नहीं कि अचानक अपने आप कैसे शुरू हो गया। रेडियो से एक गहरी, शांत लेकिन प्रभावशाली आवाज गूंजती है। नमस्कार दोस्तों, वक्त हो चला है रात के 11:11 का और आप सुन रहे हैं हमारा शो आवाज का साया। आज की रात नई नहीं है, ये फिर लौटी है। अक्सर हमें लगता है कि हम नए घर को चुनते हैं, पर हकीकत ये है कि घर हमें चुनता है। आज की कहानी है रोहन की, जो अपने परिवार के साथ खुशियों की उम्मीद लिए एक नए घर में आया है। बाहर जोरों की बारिश हो रही है और तभी रोहन आगे बढ़कर रेडियो का नॉब बाईं ओर घुमाकर रेडियो बंद कर देता है। उसी वक्त बाहर जोर से बिजली कड़कती है। लगता है बारिश होने वाली है। और एक बार फिर से उस रेडियो से स्टैटिक की आवाज आने लगती है। ये कैसा अजीब शो है। लगता है इसके अंदर कोई पुराना सेल फंसा हुआ है जो अचानक शॉर्ट सर्किट से चल गया। मैं कल इसको खुलवाकर ठीक करवाऊंगा। हाँ, पर तुमने एक बात गौर की? कहानी के हीरो का नाम और तुम्हारा नाम एक ही है। हाँ, इत्तेफाक से। खैर चलो, अब बहुत लेट हो गया है। अगले दिन की सुबह घर की काम वाली दीदी कमला किचन में बर्तन धो रही थी। श्रुति गैस पर दूध उबलने के लिए रखकर रोहन का शर्ट निकालने के लिए बेडरूम की ओर गई और रोहन सोफे पर बैठा नाश्ता कर रहा था। तभी अचानक रेडियो से एक बार फिर से वही भारी आवाज गूंज उठी। नमस्कार दोस्तों, वक्त हो चला है दिन के 11:11 का और आप सुन रहे हैं हमारा शो आवाज का साया। अरे यार, ये फिर शुरू हो गया। इसे दुकान पर जाकर दिखाना ही होगा। बार बार अपने आप ही बजने लगता है। कहानी में आगे श्रुति ने रसोई में गैस पर दूध उबलने के लिए रख दिया। वो मुड़ी और बेडरूम की तरफ चली गई ताकि रोहन के कपड़े निकाल सके। बस कुछ ही पल बीते थे कि श्रुति वापस किचन की ओर लौटी। उसके कदम अभी चौखट पर पड़े ही थे कि तभी एक रोंगटे खड़े कर देने वाली जोरदार आवाज रोहन के कानों से टकराई। रोहन के हाथ से निवाला गिर जाता है। उसकी सांसें अटक जाती है। वो पागलों की तरह किचन की ओर दौड़ता है। श्रुति, क्या हुआ? इतनी जोर से क्यों चिल्लाई? तुम ठीक तो हो ना? रोहन ने देखा कि दूध उबलकर पूरे गैस काउंटर पर गिर चुका था। उफ, तुम लोगों ने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। मुझे लगा पता नहीं क्या अनहोनी हो गई। उफ, तुम भी ना रोहन, छोटी छोटी बातों पर बहुत घबरा जाते हो। जाओ, बाहर जाओ और आराम से नाश्ता कर लो। और कमला के हाथ से कांच का एक महंगा जग फिसलकर जमीन पर चूर-चूर हो गया था। क्या कमला, इतना सा तो काम कहा था, वो भी तुमसे नहीं होता? कहा था गैस बंद कर देना। देखो, सारा दूध बह गया और ये कांच का जग भी तोड़ दिया तुमने। ठीक से काम किया करो ना। सॉरी दीदी जी, हाथ से फिसल गया। आगे से ध्यान रखूंगी मैं। रोहन वापस हॉल की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वो सोफे के करीब पहुंचता है, रेडियो की आवाज फिर से गूंज उठती है। फिर जो उसने सुना
उससे उसके कदम जम जाते हैं और उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। सारा दूध उबलकर फर्श पर गिर गया और कांच का बर्तन भी टूट गया। ये देख श्रुति अपनी काम वाली पर भड़क उठी। खैर, घर वाले नहीं जानते थे कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। इस नए घर में अभी और भी कहानियां बाकी थी। क्या ये कोई इत्तेफाक है? लेकिन इत्तेफाक तो एक बार होता है। कल रात बारिश का होना और आज ये दूध का गिरना। कहीं मुझे भ्रम तो नहीं हो रहा? अब ये हमारे नाम कैसे जानता है? ये ख्याल रोहन के जहन में तेजी से दौड़ रहा था और इन बातों पर वो विश्वास नहीं कर पा रहा था। इसलिए अपने शक को दूर करने के लिए इस बार रोहन खुद रेडियो के सामने बैठा था। तभी रेडियो पे एक हल्की सरसराहट आती है। एक तरफ श्रुति रसोई के कामों में उलझी थी, तो दूसरी तरफ रोहन किसी गहरी सोच में डूबा रेडियो से चिपक बैठा था। घर के ठीक बाहर आरव अपनी साइकिल की चेन ठीक करने में लगा था। जैसे ही दोपहर के 11:35 हुए, ठीक उसी पल एक रोहन ने रेडियो की पूरी बात भी नहीं सुनी और उसका ध्यान सीधे घर में लगी घड़ी की तरफ गया। घड़ी में 11:34 हो रहे थे। रोहन तुरंत भागता हुआ घर के बाहर गया। वहाँ आरव वाकई अपने साइकिल के पास खड़ा था। रोहन जल्दी से उसका हाथ पकड़कर उसे घर के अंदर ले आता है। पापा, क्या हुआ? पापा, अब मुझे अंदर क्यों ले आए? मेरी साइकिल तो बाहर ही रह गई है। ठीक उसी पल घड़ी की सुइयां 11:35 पर पहुंचती है और बाहर एक जोरदार आवाज गूंजती है, जिसे सुन श्रुति और कमला किचन से भागती हुई बाहर आई। क्या हुआ? ये कैसी आवाज थी? पता नहीं। अरे पता नहीं तो जल्दी चलो, खड़े क्यों हो? देखो, किसी को हमारी मदद की जरूरत तो नहीं? हाँ, तुम लोग चलो, मैं आता हूँ। श्रुति, आरव और कमला घर के बाहर चले जाते हैं। ठीक उसी वक्त रेडियो से आवाज आती है। महज 7 सेकंड, कहानी के नायक रोहन ने वक्त की नब्ज को पहचान लिया और इन मौके पर उसने आरव का हाथ थाम लिया। नहीं, ये सब सच नहीं हो सकता। ये बस मेरे दिमाग का वहम है और कुछ नहीं। ठीक घर की दहलीज के पास एक तेज रफ्तार गाड़ी बिजली के खंभे को चीरती हुई निकल गई। चारों तरफ मच गई एक चीख पुकार, एक अफरा तफरी। रोहन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी उसकी पत्नी हांफते हुए अंदर आई। उसने तसल्ली से कहा, घबराने की कोई बात नहीं है। ये सुन रोहन दरवाजे की तरफ देखता है। वहाँ हांफती हुई श्रुति खड़ी थी। क्या हुआ? घबराने की कोई बात नहीं है। हादसे में ज्यादा गंभीर रूप से कोई घायल नहीं हुआ है, बस हल्की सी चोट आई है। डर के मारे रोहन की तो सांसें अटक गई थी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कलेजा मुंह में आ गया है। जो कुछ भी रेडियो उसे बता रहा था, वो सब कुछ एक के बाद एक हकीकत में बदलता जा रहा था। अपने सवालों का जवाब ढूंढते हुए रोहन सीधे घर के पास बनी चाय की टपरी पर जा पहुंचता है, जहां इस एरिया के पुराने वॉचमैन और अब केयर टेकर कदम काका चाय पी रहे थे। कदम काका, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। कहिए साहब, आप यहाँ कितने सालों से काम करते हैं? 30 साल से ज्यादा का वक्त हो गया साहब। तब तो आप ये भी जानते होंगे कि मुझसे पहले मेरे घर में कौन रहता था। अब मेरा मतलब है कि मुझसे पहले वो 804 नंबर वाला घर किसने लिया था। हाँ, जानता हूँ ना, पर ये आप क्यों पूछ रहे हैं साहब? रोहन शुरुआत से सारी बात कदम काका को बताता है। उस रेडियो को एक एंटीक सामान समझकर मेरी पत्नी ने उसे घर के बीचों बीच रख दिया है, लेकिन अब वो रेडियो मेरे जी का जंजाल बन गया है। उसकी कही सारी बातें सच होने लगी है काका। काका का चेहरा अचानक सफेद पड़ चुका था। उनके हाथ से चाय का गिलास घबराहट में हल्का सा हिल जाता है, जैसे कि उन्होंने कुछ भयानक सुन लिया हो। तो वो आवाज फिर से लौट आई? क्या मतलब? अब साफ साफ बताइए काका। साहब, आज से करीब 35 साल पहले उस घर में समीर नाम का एक आदमी रहता था, जो कि एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था और साथ ही रेडियो जॉकी का भी काम करता था। लोग कहते थे कि वो आवाजों से खेलता है। वो रात रात भर जागकर रेडियो पर अपना शो रिकॉर्ड करता था। फिर एक दिन पता नहीं क्या हुआ, किसी बात पर उसने अपना आपा खो दिया और एक दिन
उसने अपनी ही पत्नी की जान ले ली। और फिर जब वो ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पाया तब उसने लाइव रेडियो शो करते हुए खुद को खत्म कर लिया। काका की बातों पर रोहन सहम सा गया। क्या? पर क्यों? उसने ऐसा क्यों किया? इसकी ज्यादा जानकारी तो हमें भी नहीं है साहब। लेकिन वो रेडियो अब भी उस घर में क्यों है? पुलिस ने उसे घर से हटाया क्यों नहीं? वो तो एक प्राइम एविडेंस था ना। बहुत से लोगों ने कहा कि वो रेडियो शापित है। शायद इसी डर के चलते किसी ने उसे हाथ नहीं लगाया। मैंने खुद भी कई बार समीर को उस रेडियो से अजीब तरह से बातें करते देखा था। सबका यही कहना था कि रेडियो की वजह से ही उसका मानसिक संतुलन खराब हो गया है। काका, क्या कोई ऐसा है जिसने उस वक्त ये सब करीब से देखा हो, जो मुझे कुछ और जानकारी दे सके? साहब, उस वक्त एक हवलदार थे, देशमुख साहब। समीर साहब के साथ उनकी थोड़ी जान पहचान थी। अब तो वो रिटायर होकर यहीं पास की चौकी में एडहॉक काम देखते हैं। मुझे उनसे मिलना है। आप किसी भी तरह उनसे बात करिए, उन्हें समझाइए कि मैं कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। मुख्य पुलिस स्टेशन की नई और चमकदार बिल्डिंग से दूर गांव के एक जर्जर इलाके में देशमुख साहब और रोहन की मुलाकात होती है। कदम का फोन आया था मुझे। उसने बताया कि 804 की हवा फिर से खराब हो गई है। जी सर, मैं बहुत परेशान हूँ सर, मेरी मदद कीजिए। तुम्हारी तकलीफ समझ रहा हूँ, इसलिए तो तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। थैंक यू सर। सर, आप मुझे समीर के बारे में शुरू से सब बताइए कि उसने ये सब क्यों किया। देशमुख साहब ने गहरी सांस ली और बोले, वैसे तो समीर एक जीनियस था, पर अपनी ही आवाजों का शिकार हो गया। उसकी एक चीज हमारे पास माल खाने में रह गई थी, जो किसी परिवार वाले ने कभी क्लेम नहीं की। देशमुख साहब एक फटी पुरानी काली डायरी रोहन के सामने रखते हैं। ये समीर की डायरी है, यही उसकी असली कहानी बयां करती है। पुलिस विभाग में मैंने कितने साल गुजार दिए, कई केस आए गए, पर ये एक केस आज भी मेरे जहन के किसी अंधेरे कोने में जिंदा है। घर के सन्नाटों में रोहन जैसे ही उस पुरानी डायरी के पन्नों को पलटता है, वक्त की सुइयां 35 साल पीछे के मंजर पर ठहर जाती है। समीर के शब्दों से निकलकर एक धुंधला सा अतीत अब रोहन की आंखों के सामने जिंदा होने लगता है। समीर स्क्रीन पर दिख रही साउंड वेव्स को पागलपन की हद तक गौर से देख रहा था। तभी उसकी पत्नी तानिया हाथ में खाने की प्लेट लेकर आती है। यस, आखिर मैंने वो फ्रीक्वेंसी ढूंढ ही ली जो इंसान के दिमाग की वेव्स को डिजिटल कोड में बदल सकती है। समीर, चलिए अब खाना खा लीजिए ना। तानिया, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैंने बहुत कोशिशों के बाद वो फ्रीक्वेंसी बना ली है। इसे अब मैं अपने रेडियो शो आवाज का साया में इस्तेमाल करूंगा और लाखों लोगों के दिल पर राज करूंगा। मैं अपनी सोच को सीधे रेडियो तरंगों पर अपलोड कर सकता हूँ। बिना कुछ बोले मेरी भावना सीधे रेडियो पर सुनाई देगी। तुम देखना, लोग मेरे इस शो के लिए पागल हो जाएंगे। ये शो उनकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। हाँ, पर समीर, मुझे डर लग रहा है। आप खुद पर तो ध्यान दीजिए। कल रात आप अकेले कमरे में किसी साये से बात कर रहे थे। चुप रहो यार, वो साया नहीं था, वो फ्रीक्वेंसी थी जो मुझसे बात कर रही थी। वही मुझे बताती है कि आगे क्या होने वाला है। अच्छा, चलिए आइए खाना खा लीजिए। इसके बाद कुछ देर आराम कर लीजिएगा, आपको अच्छा महसूस होगा। जिस फ्रीक्वेंसी के साथ समीर दिन रात काम कर रहा था, वो नहीं जानता था कि वही उसके जीवन के अंत का कारण बनेगी। और एक दिन अचानक समीर का चेहरा पत्थर जैसा शांत हो गया। वो हवा में कुछ सुनने की कोशिश कर रहा था। सुन रही हो? वो कह रही है कि किस्मत कोई कहानी नहीं है जिसे बदला जा सके। ये आप क्या बोल रहे हैं समीर? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आवाज ने मुझे भविष्य दिखाया है तानिया। बहुत दर्द है उसमें, बहुत तकलीफ। अगले कुछ सालों में तुम बीमार पड़ोगी, हमारा घर बिक जाएगा, हम दाने दाने को मोहताज हो जाएंगे। मैं तुम्हें उस नर्क में जलते हुए नहीं देख सकता। समीर, आपको ये क्या हो गया है? प्लीज आप ऐसा मत कीजिए ना। और फिर एक पल ऐसा आया जहां अपने हाथों से ही समीर ने अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया।
उस काली रात में समीर के कमरे में सन्नाटा इतना गहरा था कि डायरी के पन्ने पर कलम के चलने की आवाज भी किसी चीख जैसी लग रही थी। तान्या, मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हें उस आने वाले कल के नर्क में जलते हुए नहीं देख सकता था। मैं तुम्हें उस भविष्य की तकलीफ से आजाद करना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें मीठी नींद सुला दिया है। अब तुम महफूज हो, लेकिन मैं तुम्हें बहुत याद करता हूं। इसलिए मैंने एक फैसला लिया है, जिसके बाद हम दोनों इस वक्त की कैद से बाहर होंगे। डायरी का आखिरी पन्ना पलटते ही घड़ी की सुइयां 11:11 पर ठहर गई। समीर अपनी आखिरी रेडियो शो के लिए लाइव गया, जो कि दुनिया के लिए उसका आखिरी संदेश था। समीर की कहानी जानकर रोहन कुछ पल को मौन रह गया। समीर ने अपनी सोच को उस फ्रीक्वेंसी में हमेशा के लिए कैद कर दिया था, और अब उसका ये रेडियो मेरे साथ भी वैसा ही कर रहा। इससे पहले ये रेडियो मुझ पर अपना कंट्रोल करे, मुझे इसे घर से बाहर फेंकना होगा। रोहन रेडियो की तरफ झपट्टा मारने ही वाला था कि तभी बेडरूम का दरवाजा खुलता है। श्रुति, जो कि नींद से बेहाल थी, वो लिविंग रूम में दाखिल होती है। रोहन, तुम अभी तक जगे हुए हो और तुम ये क्या कर रहे हो? चलो सोने। श्रुति, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अंदर जाओ, अभी के अभी अंदर जाओ। रोहन, तुम्हारी आवाज को क्या हुआ है? तुम इस तरह कांप क्यों रहे हो? तुम ठीक तो हो ना? श्रुति, तुम जाओ यहाँ से। आरव को भी अपने साथ लेकर मुझसे कहीं दूर चली जाओ। क्या हुआ? तुम क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? रोहन अपनी पत्नी को बचाने के लिए उसे खुद से दूर करना चाहता था, लेकिन तभी घड़ी की सुइयां एक दूसरे के ऊपर आकर ठहर गई। ठीक 11:11 पर रेडियो बिना छुए अपने आप ऑन हो जाता है, और इस बार की आवाज पहले से कहीं ज्यादा भारी और खौफनाक थी। कमरे की लाइट तेजी से झिलमिलाने लगी। नमस्कार दोस्तों, वक्त हो चला है रात के 11:11 का, और आप सुन रहे हैं आवाज का साया। आज की रात इस कहानी का अंत है, तो जोरदार तालियों के साथ मैं आपका प्यारा होस्ट और दोस्त आरजे समीर इस आखिरी एपिसोड में आपका स्वागत करता हूँ। समीर का नाम सुनते ही रोहन के माथे पर पसीना आ गया। कहानी में आगे रोहन को अब तक सच पता चल चुका है, पर जो लिखा है वो मिटाया नहीं जा सकता। रोहन जान गया है कि उसकी पत्नी भविष्य में कितने दर्द से, कितने तकलीफ से गुजरने वाली है, और एक अच्छे पति होने के नाते रोहन अपनी पत्नी को तकलीफ में नहीं देखना चाहता। वो उसे हर दर्द से आजाद करना चाहता है। ये सब बंद करो रोहन। ये इतनी रात को ये सब क्या सुन रहे हो तुम? चलो सोने, आराम कर लो तो तुम्हें थोड़ा अच्छा लगेगा। रोहन की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। मैंने कहा ना जाओ यहाँ से। तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आ रही? श्रुति रोहन की नाराजगी का मतलब समझ नहीं पा रही थी, और फिर अनजाने में ही रोहन के कदम स्टोर रूम की तरफ बढ़ने लगे। रोहन, रोहन, कहाँ जा रहे हो तुम? मैं तुमसे बात कर रही हूँ रोहन। रेडियो से एक जोर की आवाज गूंज उठती है। ओम ओम ओम। रोहन अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है, इसलिए आज वो उसे हर एक तकलीफ से आजाद कर देगा। श्रुति रेडियो बंद करने की कोशिश करती है, पर कुछ भी काम नहीं कर रहा था। ठीक 11:20 पर घर के उस अंधेरे स्टोर रूम का दरवाजा धीरे से खुलेगा। रोहन बाहर निकलेगा। उसके हाथ में पकड़ा वो भारी लोहे का हथौड़ा उसकी नीयत बयां कर रहा होगा। वो दबे पांव अपनी पत्नी की ओर बढ़ेगा। वो फैसला ले चुका है कि वो उसे मुक्त कर देगा। श्रुति की नजर घड़ी के सुई पर पड़ी, जिसमें 11:20 का समय बस कुछ सेकंड में ही होने वाला था, और अगले ही पल रोहन, तुम ये क्या कर रहे हो? रोहन स्टोर रूम से हथौड़ा लेकर बाहर आया। ये देख डर के मारे श्रुति की चीख निकल गई। रोहन, तुम्हारे हाथ में हथौड़ा है, इसे फेंक दो रोहन, प्लीज इसे फेंक दो। रोहन की आंखें पथराई हुई थी, जैसे उसके शरीर के भीतर वो खुद नहीं है, बल्कि कोई और बोल रहा है।
उसके दिमाग में उस रेडियो की हाई फ्रिक्वेंसी तरंगे बज रही थी। वो कह रहा है श्रुति कि भविष्य बहुत भयानक है। वो कह रहा है कि कुछ सालों बाद तुम्हें एक ऐसी बीमारी होगी जो तुम्हें तिल तिल कर मौत देगी। मैं तुम्हें उस बेबसी में नहीं देख सकता। वो झूठ बोल रहा है रोहन। तुम इन आवाजों को कैसे यकीन कर सकते हो? नहीं, वो झूठ बोल रहा है रोहन। और धीरे धीरे रोहन की उंगलियां उस ठंडे लोहे पर कसने लगी। उसकी आंखों में कोई नफरत नहीं है। ये तो एक अलग ही तरह का प्यार है, आजाद कर देने वाला प्यार। मुझे ये करना पड़ेगा श्रुति। आवाज कह रही है कि अगर आज ये खत्म नहीं हुआ तो कल तुम बहुत तड़पोगी। मुझे तुम्हें बचाना होगा। मुझे तुम्हें उस नर्क से आजाद करना होगा। रोहन का हाथ कांप रहा था, लेकिन उसके कदम श्रुति की तरफ बढ़े जा रहे थे। श्रुति ने भागने के लिए मेन गेट का हैंडल घुमाया, पर दरवाजे का लॉक जाम हो चुका था। श्रुति की हिम्मत कहीं ना कहीं अब जवाब देने लगी थी। रोहन, मैं नहीं जानती तुम इस रेडियो की बात क्यों मान रहे हो, लेकिन एक बार, बस एक बार इसे छोड़कर मेरी बात पर भरोसा करो रोहन। तभी रेडियो से आवाज आई। रोहन के कदम बढ़े, कोई हिचकिचाहट नहीं, और फिर पूरे वेग के साथ उसने पहला वार श्रुति पर कर दिया। रोहन ने न चाहते हुए भी हथौड़ा ऊपर की तरफ उठा लिया। रोहन, जिस पल यह हथौड़ा मुझ पर गिरेगा, तुम उसी पल तुम उस प्यार को हमेशा के लिए मार दोगे जिसके दम पर हम यहाँ तक आए थे। रोहन, दिमाग से नहीं, अपने दिल से सोचो रोहन। तुम मेरी बात सुन पा रहे हो? क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है रोहन? जिस इंसान पर तुम एक छोटी सी आंच भी नहीं आने दे सकते थे, क्या तुम आज उस पर वार करोगे रोहन? रोहन की नजर जैसे ही श्रुति की आंखों पर पड़ी, उसमें तैरते वही प्यार और अटूट भरोसे ने उसे हकीकत की जमीन पर खींच लिया। उस एक पल में रेडियो का शोर फीका पड़ गया था और रोहन को एहसास हुआ कि वो भविष्य के किसी काल्पनिक डर के लिए अपनी जीती जागती दुनिया उजाड़ने चला था। रोहन ने आखिरी सेकंड में हथौड़ी की दिशा बदल दी। किस्मत कोई कहानी नहीं है जिसे बदला जा सके। सुना तुमने? किस्मत नहीं बदली जा सकती और तुम भी नहीं बदल पाओगे। पर मैं बदलूंगा। जैसे ही हथौड़ा उस रेडियो की ओर बढ़ा, अचानक उससे एक इंसान के हलक की चीख गूंजी। रोहन ने पूरी ताकत से उस हथौड़े को सेंटर टेबल पर रखे उस एंटीक रेडियो पर दे मारा। उसमें से चिंगारियां निकली, घर में सन्नाटा सा छा गया और रोहन घुटनों के बल गिर पड़ा। एक हफ्ता बीत चुका था। रोहन और श्रुति ने उस रेडियो को जलाकर राख कर दिया था और उसकी बची हुई यादों को बिल्डिंग से दूर मिट्टी में दफना दिया था। उन्हें लगा कि सब कुछ नॉर्मल हो गया है। शुक्र है रोहन, उस रात तुमने वक्त रहते खुद को संभाल लिया। अब जाकर लग रहा है कि हम वाकई सुरक्षित हैं। हाँ, लेकिन अब तुम उसके बारे में सोचना बंद कर दो। जो कुछ भी हुआ उसे एक बुरा सपना समझकर भूलने की कोशिश करो। वो सब अब खत्म हो चुका है। अब इस घर में सिर्फ खुशियां ही खुशियां आएंगी। लिविंग रूम में बैठा आरव अपने नए टैबलेट पर गेम खेल रहा था, जो रोहन ने उसे कल ही तोहफे में दिया था। अचानक आरव के टैबलेट की स्क्रीन झिलमिलाती है। गेम का संगीत एक कर आवाज के साथ कट गया और चमकदार स्क्रीन अचानक एक गहरे काले सन्नाटे में डूब गया। पापा, मम्मी, देखिए ना, मेरा टैबलेट शायद खराब हो गया है। उस वक्त किचन में श्रुति पतीले में दूध उबाल रही थी। टैबलेट के स्पीकर से एक भारी, ठंडी और जानी पहचानी आवाज हॉल में गूंज उठती है। नमस्कार दोस्तों, वक्त हो चला है दिन के 11:11 का और आप सुन रहे हैं आवाज का साया सीजन 2। समीर की आवाज सुनते ही किचन में खड़ी श्रुति के हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं और घबराहट में उसके हाथ से दूध का भरा हुआ पतीला छूटकर जमीन पर गिर जाता है। मैं आपकी आवाज नहीं, आपका साया हूँ। मैं यही हूँ, आपके करीब, बेहद करीब।